गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है लास्ट क्लास में हमने गाय की नस्लों के बारे में चर्चा की और इस क्लास में हम भैंस की नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को 13वां चैप्टर एग्रीकल्चर का बहुत टफ लगा था, बहुत कठिन लगा था, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने गाय वाली जो हमारी क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें अब बिल्कुल नॉर्मल है। पढ़ने में कुछ भी कठिन नहीं होता, सिर्फ पढ़ाने वाला आपको आसान तरीके से प्रेजेंट कर दे और वही काम हम करते हैं। कोई सा भी आपका चैप्टर हो, उस चैप्टर को उस सरल तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट्स, हमने गाय की नस्लें पढ़ ली, उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं भैंस की नस्लों के बारे में। और जो सबसे प्रमुख पॉइंट है भैंस की नस्लों का वो है आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी नस्लें पूछी जाएंगी, क्योंकि नस्लें तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम 12th की बात करें स्टूडेंट्स तो आपको केवल 6 नस्लों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 6 नस्ल कौन कौन सी है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं, उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर मैं 6 नस्लों की बात करूं तो एक तो सबसे प्रमुख जो आपकी नस्ल है वो है मुर्रा, एक तो मुर्रा है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी आपकी बदावरी, बदावरी है आपके सिलेबस में। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी आपकी सूरती आपके सिलेबस में है, सूरती। चौथी अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस में है नीली रावी, जिसको हम नीली भी कहते हैं, नीली रावी। पांचवी में अगर बात करूं तो पांचवी आपकी जाफराबादी, जाफराबादी। छठवीं में अगर बात करूं तो छठवीं जो नस्ल है वो है मेहसाना। इन 6 नस्लों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर मैं केवल भैंस की नस्लों की बात करूं तो आपको ये मान के चलना 3 या 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे केवल भैंस की नस्लों से। तो ये काफी इंपोर्टेंट है कि आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। और कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, जैसा हमने गाय की नस्लें पढ़ी उसी तरीके से ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल है। अब पॉइंट वही पूछे जाते हैं जो हमने गाय की नस्लों में पढ़े। सबसे पहले उत्पत्ति स्थान, उसके बाद वितरण, उसके बाद विशेषता, और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है उपयोगिता। यानी ये 4 पॉइंट हमें पूछे जाते हैं नस्लों में, चाहे वो गाय की नस्ल हो, चाहे वो भैंस की नस्ल हो, चाहे वो भेड़ की नस्ल हो, चाहे वो बकरी की नस्ल हो। केवल 4 पॉइंटों से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले पॉइंट से शुरू करेंगे उत्पत्ति स्थान से। मैंने आप लोगों को एक चीज पहले भी बताई कि जो उत्पत्ति स्थान है वो अधिकतर नस्लों के नाम में छिपा हुआ होता है, वैसा ही हम यहां भी करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो मुर्रा नस्ल है, मुर्रा का उत्पत्ति स्थान थोड़ा सा अलग है। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है? इसकी उत्पत्ति दिल्ली और पंजाब से मानी गई है। कहां से मानी गई है? दिल्ली व पंजाब से मानी गई है। अलग से भी प्रश्न पूछ लेता है उत्पत्ति स्थान वाला। उसके बाद में अगर बात करूं बदावरी, अब नाम से स्पष्ट है वदावरी, बदावरी का मतलब क्या हुआ? बदावर। और जो बदावर क्षेत्र है स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर मैं किसकी बात कह रहा हूं, बदावर क्षेत्र की बात कह रहा हूं, तो बदावर क्षेत्र कहां पड़ता है? बदावर पड़ता है आपका आगरा उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? आगरा उत्तर प्रदेश। बदावरी का मतलब क्या हुआ? बदावर क्षेत्र। बदावर क्षेत्र कहां है? आगरा उत्तर प्रदेश। जो चंबल नदी के किनारे वाला क्षेत्र है आगरा यूपी में, उसको क्या कहा जाता है? बदावर क्षेत्र कहा जाता है। तो बदावरी का मतलब बदावर, आगरा उत्तर प्रदेश। उसी तरह से मैं अगर बात करूं सूरती, आप लोगों को भी पता है कि जो सूरत है वो कहां है? सूरत शहर, सूरत शहर है गुजरात में। तो सूरती का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? गुजरात से हुई है, गुजरात से, क्योंकि सूरत शहर कहां पर है? गुजरात में। आगे अगर बात करूं नीली रावी, ये भी थोड़ी सी अलग है। अगर मैं नीली रावी की बात करूं, इसकी उत्पत्ति मानी गई है पंजाब से। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी है, वहां पर ये नस्ल पाई जाती है। वहां का पानी नीला है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीली रावी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जाफराबादी, अब ये भी नाम से इसमें से जाफराबाद, तो जाफराबाद पड़ता है वो कहां पड़ता है? वो भी गुजरात में पड़ता है। आपने गाय की गिर नस्ल में पढ़ा होगा काठियावाड़ गुजरात, गिरवन काठियावाड़ गुजरात। गिरवन काठियावाड़ है, उसके जस्ट बगल में क्या है? जाफराबाद है, जहां जाफराबादी भैंस पाई जाती है। तो जाफराबाद कहां है? गुजरात में है। ऐसे अगर मैं मेहसाना की बात करूं तो ये भी कहां की है? ये भी गुजरात की है। ये तो बात हो गई उत्पत्ति की। अब दूसरी बात हमारी जो शुरू होती है
होती है वितरण। वितरण का मतलब होता है कौन कौन से स्थानों पर पाई जाती है। मैंने कल भी बताया था आपको, जहां उत्पत्ति है वहां और उसके अलावा उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे मैं इसकी बात करूं मुर्रा नस्ल की, मुर्रा तो पूरे भारत में पाई जाती है, तो आप कह सकते हो कि दिल्ली और पंजाब के अलावा ये संपूर्ण भारत में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं बदावरी कहां पाई जाती है, वैसे तो आगरा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि चंबल नदी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये राजस्थान में भी पाई जाती है, जैसे धौलपुर है, जैसे बात करूं करौली है, सवाई माधोपुर है, जो चंबल नदी वाले क्षेत्र हैं वहां पाई जाती है। सुरती की अगर हम बात करें गुजरात की है, लेकिन गुजरात से राजस्थान के जितने इलाके सटे हुए हैं उनमें भी ये पाई जाती है। उसके बाद नीली रावी पंजाब की है, लेकिन पंजाब से राजस्थान के जितने जिले लगे हुए हैं वहां भी ये पाई जाती है। जाफराबादी भी गुजरात की है, कहां पाई जाएगी, राजस्थान में। राजस्थान में उन इलाकों में पाई जाएगी जो गुजरात से सटे हुए होंगे। ऐसे ही मेहसाना की बात करूं, गुजरात की है, राजस्थान में उन इलाकों में पाई जाती है जो गुजरात से सटे हुए हैं। लेकिन एक इंपोर्टेंट पॉइंट भी आपको आता है, ये राजस्थान में कहां पाई जाती है, जालौर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न एक इंपोर्टेंट है जो आपने दे रखा है, यानी कहां पाई जाती है, ये जालौर में पाई जाती है। ये दो पॉइंट तो आपके क्लियर हुए, उत्पत्ति और विशेषता, उत्पत्ति और वितरण। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसको हम कहते हैं विशेषता। और सबसे जो मोस्ट हमारा जो पॉइंट है वो विशेषताओं वाला ही है, सबसे मोस्ट। अब कैसे हम याद करेंगे इनकी विशेषता, तो सबसे पहले मैं कुछ कॉमन चीज आपको बता देता हूं, कुछ चीजें आपको इनके बारे में पता भी होगा। जैसे विशेषताओं में एक तो में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले में ध्यान रखना है इनका रंग। जैसे हमने किसका रंग ध्यान रखा था, गायों का, उसी तरह से अब रंग में मैं अगर बात करूं तो एक तो कैसा रंग होता है, लाल, सॉरी काला, काला। अब काले रंग वाली नस्ल कौन कौन सी है, जैसे एक तो हमें पता चल गया कि जो मुर्रा है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। दूसरी अगर बात करूं सूरती का रंग कैसा होता है, काला होता है, मुर्रा, सूरती और एक मैं कह सकता हूं मेहसाना। इन तीनों का जो रंग होगा वो कैसा होगा, काला होगा। लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पर अगर बात करूं तो कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जिनका रंग कैसा होता है, काला और भूरा होता है, काला और भूरा। अब काला और भूरा किस किस का हो सकता है, तो एक तो आपकी नीली रावी है, नीली रावी, और दूसरी जो नस्ल है वो है आपकी जाफराबादी, जाफराबादी। इन दोनों का रंग कैसा होता है, काला भी होता है और काले के साथ में भूरा भी होता है। एक और हमारी बचती है तीसरे पॉइंट पर, एक ऐसी भी नस्ल है जिसका रंग कैसा होता है, तांबी होता है, तांबे जैसा होता है। तांबे जैसा रंग किसका होता है, ये होता है बदावरी का, बदावरी। ये तीन तरह के रंग हो गए और एक विशेषता हमारी रंगों से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। काला रंग किस किस का होगा, मुर्रा, सुरती और मेहसाना का। काला और भूरा किस किस का होगा, नीली रावी और जाफराबादी का। तांबी किसका होगा, गोदावरी का होगा। ठीक है, एक विशेषता कंप्लीट। दूसरी विशेषता क्या आती है, दूसरी विशेषता हम इनकी याद कर सकते हैं इनके सींगों से। किससे याद करेंगे, सींगों से। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल रट जाएंगे और दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सींगों से कैसे याद करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक पहली हमारी जो नस्ल है मुर्रा, मुर्रा के सींग आपने पढ़े कैसे होते हैं, मुर्रा के सींग, मुर्रा के सींग होते हैं जलेबी आकार के। कैसे होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं। चलो भाई, मुर्रा के सींग तो जलेबी के आकार के हो गए। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरी हमारी कौन सी है, बदावरी। अब अगर मैं बदावरी की बात करूं तो बदावरी के सींग कैसे होते हैं, बदावरी के सींग कैसे होंगे, बदावरी के सींग होते हैं पीछे मुड़े हुए। कैसे होते हैं, पीछे मुड़े हुए होते हैं, पीछे मुड़े हुए। और इसके साथ में कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लंबे और पीछे मुड़े हुए होते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तीसरा, सूरती, जो कि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, हर बार जेट के एग्जाम में आती है, हर बार सुपरवाइजर के एग्जाम में आती है। सूरती कैसे होते हैं, इसके होते हैं हंसियाकार, हंसियाकार। इसके सिंग कैसे होंगे, हंसियाकार होंगे। उसके बाद में चौथे पॉइंट पर बात करूं, नीली रावी, नीली रावी और मेहसाना, नीली रावी मेहसाना, इन दोनों के सिंग कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, यानी मुर्रा की तरह होते हैं, मुड़े हुए। वह छोटे होंगे, मुड़े हुए होंगे और इसके साथ में कैसे होंगे, छोटे होंगे, मुर्रा की तरह होंगे। अब अगर मैं बात करूं जाफराबादी, तो जाफराबादी के सिंग बिल्कुल बदावरी जैसे होते हैं, जाफराबादी। दो विशेषता हो गई, एक तो सींगों की और एक रंग की। एक तीसरी विशेषता अगर हम चले,
तीसरी विशेषता में हम देख सकते हैं शरीर का आकार। अब शरीर का आकार दो तरह का होगा, एक तो कैसी होगी, भारी। भारी, अगर मैं भारी में बात करूं तो एक तो स्टूडेंट से हमारी मुर्रा, मुर्रा कैसी होती है, भारी होती है। थोड़ा सा ऊपर है, मैं नीचे लिख देता हूं। चलिए, अगर हम भारी की बात करें तो एक तो कौन सी हो गई, भारी। भारी में कौन सी आती है, हमारी मुर्रा है, एक जाफराबादी है, जाफराबादी, और एक हमारी नीली रावी। ये किसमें आती हैं, भारी यानी वजनदार। दूसरा आता है मध्यम, मध्यम शरीर वाली, मध्यम। और मध्यम शरीर वाली कौन सी आती है, जो बाकी बची हुई किसमें आती है, मध्यम में आती है। जैसे बात करूं कौन सी है, सूरती। सूरती से वैसे सबसे छोटी होती है, सूरती हो गई। सूरती के बाद कौन सी हो गई, बदावरी हो गई, बदावरी। बदावरी के बाद एक कौन सी बची अपनी, बदावरी के बाद एक होती है मेहसाना, मेहसाना, ये हो गई। ये तीनों कैसी होती है, मध्यम शरीर वाली होती है। तो हम लिख देंगे कि इनके शरीर का आकार कैसा होता है, मध्यम होता है। अब देखो, जो भारी पशु होते हैं उनका जो वजन होता है, नर का जो वजन होगा भारी में, नर का, वो तो होगा 500 से 600, 500 से 600 किलोग्राम। और जो मादा का वजन होगा, मादा का, वो होगा 450 किलोग्राम। ध्यान रखना, नर का वजन 600, मादा का वजन 450। जो मध्यम आकार वाले होंगे उनमें नर का वजन कितना होगा, 550, मादा का वजन कितना होगा, 450। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ये दोनों चीज आप याद नहीं कर रहे, ध्यान में नहीं रह रही, तो एक चीज याद रखना, 450 और 550 ध्यान रख लेना सभी में। बस ये तीन विशेषता हमारी कॉमन हो गई। अब एक विशेषता हम कहां से लेंगे, एक विशेषता के लिए हमें इनमें जाना है, क्योंकि ये भैंस की नस्ल काफी मोस्ट है। इनमें हर एक नस्ल की प्रमुख विशेषता है, अपनी अपनी विशेषता है। अब इनकी अपनी अपनी विशेषता क्या है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको लेकर चलूंगा आपको। चलिए, अब देखो, अगर मैं मुर्रा की बात करूं, मुर्रा की अपनी विशेषता क्या होती है कि इसकी जो त्वचा होती है, त्वचा वो कैसी होती है, पतली होती है। त्वचा कैसी होगी इसकी, पतली होती है मुर्रा नस्ल की, क्योंकि ज्यादा दूध देती है। बदावरी नस्ल की विशेषता क्या होती है, बदावरी नस्ल की विशेषता ये है कि इसका जो शरीर है वो कैसे रंग का होता है, तांबी रंग का होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसका जो शरीर होगा वो त्रिकोणाकार होगा। कैसा होगा, त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार का मतलब है आगे से सकरा और पीछे से चौड़ा। इसका शरीर आगे से सकरा और पीछे से चौड़ा होता है। सूरती नस्ल की हम कह सकते हैं कि इसके शरीर पर क्या पाई जाती हैं, पट्टियां पाई जाती हैं। शरीर पर सफेद पट्टी होती है, सफेद पट्टी पाई जाती है। जिसका जो मुंह है उस मुंह के नीचे सफेद पट्टी पाई जाती है। नीली रावी की हम कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, पंच कल्याणी। पंच कल्याणी, पंच कल्याणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर के 5 भागों पर सफेद रंग का धब्बा पाया जाता है, सफेद गुच्छा पाया जाता है, इसीलिए इसको पंच कल्याणी कहते हैं। जाफराबादी की विशेषता क्या है, जो जाफराबादी है वो सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे बड़ी आकार की, यानी सबसे बड़ी आकार की। और इसको हम क्या कहते हैं, छोटा हाथी, छोटा हाथी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, मिनी एलिफेंट। छोटा हाथी को हम कहते हैं छोटा हाथी या मिनी एलिफेंट। मेहसाना की क्या विशेषता है, मेहसाना की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसका जो दुग्ध काल है, दुग्ध काल वो क्या होता है, लंबा होता है। दुग्ध काल सबसे लंबा इसका होता है। और हम कह सकते हैं कि ऐसी नस्ल है, ये संकर नस्ल है। मेहसाना कैसी है, संकर नस्ल है। किसका संकरण है, ये मुर्रा और सूरती नस्ल का संकरण है, मुर्रा और सूरती का। ये प्रश्न भी आपको यहां से पूछा जा सकता है। अब देखो, अब हमारी सारी चीजें होगी क्लियर। अब प्रश्न कैसे आएगा और कैसे में लिखना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा पूरा मैटर। अब देखो, मान लो मुझे विशेषता पूछी कि मुर्रा नस्ल की कोई 3 विशेषता लिखी, मुर्रा नस्ल की कोई 3 विशेषता लिखी, तो मैं कैसे लिखूंगा मुर्रा नस्ल की विशेषता। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है, स्याह काला होता है। इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होगा, स्याह काला, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता मैं क्या लूंगा, इस नस्ल के पशुओं के सींग जलेबी आकार के होते हैं, 2 विशेषता। तीसरी विशेषता क्या लिखूंगा, इस नस्ल के पशु भारी शरीर वाले होते हैं, जिसमें नर का भार 500 से 600 किलोग्राम और मादा का भार 400 किलोग्राम होता है। 3 होगी कंप्लीट। अगर मुझे चौथी लिखनी है तो मैं यहां से लिख दूंगा कि मुर्रा नस्ल की जो पशु होते हैं इनकी त्वचा कैसी होती है, पतली होती है। ऐसे ही मान लो मुझे विशेषता लिखनी है सूरती की। अब मैं सूरती की विशेषता कैसे लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसी सूरत में लिखूंगा
मैं कहूँगा सूरती नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, लेकिन हल्का काला होता है। मुर्रा का क्या होगा, स्या काला, अधिक काला, और सूरती और मेहसाना का क्या होगा, हल्का काला। तो मैं कह सकता हूँ सूरती नस्ल के पशुओं का रंग हल्का काला होता है। दूसरी विशेषता क्या लिखूंगा, इस नस्ल के पशुओं के सींग हंसियाकार होते हैं। इस नस्ल के पशु मध्यम शरीर आकार वाले होते हैं, जिसमें नर का भार 450 किलोग्राम, मादा का भार 450 किलोग्राम और नर का भार 550 किलोग्राम होता है। फिर मैं एक यहां से लिख दूंगा, इसके शरीर पर सफेद रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। 4 विशेषता होगी। किसी भी नस्ल की मुझे विशेषता पूछ ले, मैं बहुत आसानी से इसको लिख सकता हूँ। आपको ये रटेगा कब, आपको समझ में ये कब आएगा, रटना तो यही नहीं, आपको समझ में कब आएगा, तब आप इसको इस तरीके से लिख के देखोगे। लिख के मत देखो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा जूम करके एक बार नहीं 2 बार देख लो, तो ये आपको सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा प्रश्न भैंसों से ही पूछे जाते हैं, भैंस और गाय से। तो गाय की नस्ल हमने पढ़ ली और भैंस की अब ये पढ़ रहे, ये तो आपकी क्लियर हो गई भैंस की विशेषताएं। अब जो अंतिम पॉइंट बचा स्टूडेंट्स, अंतिम पॉइंट क्या बचता है, उपयोगिता। अब उपयोगिता हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान रखना, उपयोगिता में भी आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी। उपयोगिता कैसे लिखोगे, तो कुछ चीजें आपको उपयोगिता में ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, एक तो दूध उत्पादन ही लिखना है आपको। दूध उत्पादन में 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। 4 पॉइंट क्या याद करने हैं, एक तो आप याद कर लो 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याज, ठीक है, 1800 से 2500 लीटर। दूसरा आपको क्या याद करना है, 1500 से 1800 लीटर। तीसरा आपको क्या याद करना है, 900 से 1200 लीटर। बस ये 3 प्रकार के दूध उत्पादन आपको याद करने हैं उपयोगिता में। अब ये लिखोगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना। जो 900 से 1200 होता है, ये किस किस का होता है, ये सूरती और जाफराबादी का होता है। किसका, बदावरी और जाफराबादी। आपको पता है जिस नस्ल के दूध में ज्यादा वसा होगी, ज्यादा घी होगा, वो दूध क्या देगी, कम देगी। तो जाफराबादी के दूध में क्या होती है, जाफराबादी और बदावरी दोनों के दूध में वसा ज्यादा होती है। वसा ज्यादा होती है इसलिए दोनों क्या देती है, कम दूध देती है। कितना दूध देती है, 900 से 1200 लीटर प्रति भैंस। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ कौन सी आती है, यहाँ केवल आती है आपकी मुर्रा। अब बची कौन सी आपकी, सूरती और मेहसाना। सूरती और मेहसाना वो किस वर्ग में आ जाती हैं, वो आपकी आ जाती हैं 1500 से 1800 लीटर में। अब ये आपकी उपयोगिता हो गई। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखना होता है उपयोगिता में, वसा। मुर्रा में आपको वसा कितनी लिखनी है, 7%। बदावरी में आपको वसा कितनी लिखनी है, 13%। जाफराबाद में वसा कितनी लिखोगे, 7 से 9%। और यहाँ वसा कितनी लिखोगे, 7 से 8%। ये आपकी उपयोगिता हो गई। अब कैसे लिखोगे उपयोगिता, मान लो मुझे पूछा कि सूरती नस्ल की उपयोगिता लिखिए, तो मैं कैसे लिखूंगा सूरती नस्ल की उपयोगिता, मैं लिखूंगा, ये सूरती है, सूरती नस्ल का औसत दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है तथा इसके दूध में 7 से 8% वसा पाई जाती है। ये उपयोगिता हो गई। मान लो मुझे बदावरी नस्ल की उपयोगिता लिखनी है, कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बदावरी नस्ल का औसत दूध उत्पादन 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। फिर लिखूंगा इसके दूध में 13% वसा पाई जाती है, 13 से 14% वसा पाई जाती है। इस तरीके से मैं क्या लिख दूंगा, औसत दूध उत्पादन और इसमें उपयोगिता लिख दूंगा। ये सारे पॉइंट अपने हो गए क्लियर। मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरी चीज समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पूरी जो भैंस की नस्ल है उनको कन्वर्ट कर लिया, पूरा पढ़ लिया। जैसे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, सबसे मोस्ट पॉइंट क्या था, उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान जगह के नाम से स्पष्ट है, जहां वो नस्ल का नाम है उसके हिसाब से उत्पत्ति स्थान पर निकाल लेते हैं। वितरण, जहां से उत्पत्ति हुई है उसके आसपास का एरिया। उसके बाद सबसे मोस्ट विशेषता। तो 3 पॉइंट आपको खंड करने हैं। एक तो रंग वाला, रंग में मैंने बता दिया काला होता है मुर्रा सूरती मेहसाना का, काला और भूरा किसका होता है, नीली रावी और जाफराबादी का, और तांबी कलर किसका होता है, बदावरी का होता है। ये आपको जेट में भी काम आएगा। ऐसे ही अगर मैं सींग की बात करूं तो सींग मुर्रे के जलेबी आकार के होते हैं, बदावरी के पीछे मुड़े हुए लंबे होते हैं, सूरती के अंशाकार होते हैं, नीली रावी और मेहसाना के मुड़े हुए होते हैं, जाफराबादी के भी कैसे होते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। उसके बाद शरीर 2 प्रकार का होगा, भारी और मध्यम। भारी में ये 3 आएगी, मध्यम में ये 3 आएगी। भारी का वजन कितना होगा, नर का वजन 500 से 600, मादा का वजन 450। हल्के में कितना होगा, नर का वजन 550, मादा का वजन 450। बस ये आपको लिखना है। इस तरीके से आप कोई सा भी प्रश्न आपको नस्लों से पूछा जाएगा, आप लोग फटाफट से आंसर दे दोगे। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने भैंस की नस्लों के बारे में चर्चा की।
आगे हम और भी क्लास लाते रहेंगे जिसमें हम आगे भेड़ और बकरियों की नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉडल पेपर के बारे में कह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मॉडल पेपर आपके जो वीडियो का डिस्कशन है वहाँ ऐप की लिंक दे रखी है, उस ऐप में जाकर के आप मॉडल पेपर पढ़ सकते हो। वहाँ हर विषय के 10-10 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन दे रखी है। तो स्टूडेंट्स देरी ना करिए, नीचे जाइए डिस्कशन में और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से हर विषय के 10 मॉडल पेपर पढ़िए। और मैं आपको बता दूं इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे, इस वजह से 95 प्लस मार्क्स लाना काफी कठिन है। तो इसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। चलिए, थैंक यू।